हेलो एवरीवन। देखिए, लूसेंट का वन लाइनर लूसेंट का हमने संविधान स्टार्ट किया था और राज्यों का पुनर्गठन आयोग इसमें 8वां पॉइंट है, यानी कि 8वां पॉइंट है। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनमें हमने 7 पॉइंट जो कंप्लीट कर लिए थे। 7 पॉइंट कौन कौन से कि जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र था वहाँ तक हमने, जो भाग 1 दिया हुआ है वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे राज्यों का पुनर्गठन, और उसके बाद में जो आगे की जो क्लासेस हैं, आगे की प्रक्रियाएं वो हमारी चलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो राज्यों का पुनर्गठन है, ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया था। तो जो इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था और प्रशासनिक के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो है इन्होंने समर्थन किया था। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया गया था। तो नए राज्यों का जो गठन हुआ था ये कब कब हुआ था? देखिए, नए राज्यों का गठन, यहाँ पर राज्य हैं, यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश जब नया राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को बना था। महाराष्ट्र बना था 1 मई 1960 को बना था। गुजरात बना था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को 2 राज्य बने थे, महाराष्ट्र और गुजरात। नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को बना था। हरियाणा था 1 नवंबर 1966 को नया राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना था। ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है इसका गठन कब हुआ था, या डेट दे देंगे कि 1 नवंबर 1963 को कौन से राज्य का गठन हुआ था, तो इस तरीके से डेट दे सकते हैं। मेघालय है 21 जनवरी 1972। मणिपुर है 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को मेघालय और मणिपुर 2 राज्य बने थे। त्रिपुरा है 21 जनवरी 1972, ये तीसरा राज्य भी है। सिक्किम है 26 अप्रैल 1975। मिजोरम है 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश है 20 फरवरी 1987। उसके बाद में 25वां राज्य बना था गोवा 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ बना था 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड बना था 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को। झारखंड बना था 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना बना था 29वां राज्य 2 जून 2014 को। तो ये थे जो राज्य थे उनका पुनर्गठन हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इनके बारे में दिया गया है कि नेहरू, पटेल और सीतारामैया, यानी कि इसे बोलते हैं JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पार्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो गई। रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषी के लिए पृथक आंध्र प्रदेश गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था ये, और इसका जो गठन था कब हुआ था? आंध्र प्रदेश था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके 3 सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पणिकरन थे।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर, कोरिकली भारत को सौंप दिया गया था। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर भी हुए थे। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन कर दिया गया था। उसके बाद में भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। 1961 में 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया था। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य, 8 संघराज्य क्षेत्र, इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भी कहलाता है। संबंधित राज्यों के उप मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठित अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। अतः ये संवैधानिक निकाय हैं, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ एवं दिल्ली ये आते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। मध्य क्षेत्रीय परिषद आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद आते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये आते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है चेन्नई में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य जो हैं, दमन व दीव, दादर और नगर हवेली आते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, जिसका जो मुख्यालय है मुंबई में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। इसमें आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी। पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया और इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम शामिल थे। जो पूर्वोत्तर परिषद था, इसका गठन जो है 1971 अधिनियम द्वारा किया गया। यो 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया था। इसमें सदस्य कौन कौन से हैं? असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है और सिक्किम है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। अब आ जाते हैं भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11 तक। भाग 2 में है नागरिकता। ठीक है, तो ये है भाग जो 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता, भारतीय नागरिकता। इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो भारत में है प्रावधान कौन सी नागरिकता का है? एकल नागरिकता का। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था, उसमें
कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, उनमें से एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ तो वो भारत का नागरिक है। भाई किसी भी व्यक्ति का जन्म जो संविधान लागू होने के बाद में, संविधान लागू कब हुआ था, 1950 को हुआ था 26 जनवरी, उस समय या उसके बाद में जो भारत में अगर उसका जन्म हुआ है तो वह भारत का नागरिक है। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। नंबर 2 है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। यह कहलाती है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, कि भारत के बाहर भी अगर किसी देश में किसी ने 26 जनवरी 1950 के बाद में जन्म लिया पर उसके माता या पिता में से एक भारत का नागरिक है तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आ जाइए नोट है इसमें, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। नंबर 3 पर आ जाते हैं देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर किसी ने भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र ले लिया तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन से वर्ग हैं वे, ये देख लेते हैं। देखिए, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हों। जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र है अगर उसे मिल जाता है और उससे 6 माह पहले से वे भारत में रह रहे हैं तो उन्हें पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों उन्हें भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। वे स्त्रियां जो भारत में विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी तो उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग जो बच्चे हैं उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी को निम्न संशोधन किए गए थे। कौन कौन से संशोधन किए गए थे वे हम देख लेते हैं। नंबर 1, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। यही बात है कि भारत में जन्मे उस बच्चे को ही नागरिकता मिलेगी भारत की जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 पर है जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। जो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 5 साल तक भारत में रहना होगा। ये अवधि पहले कितनी थी, ये अवधि थी पहले 6 माह की और ये बढ़ाकर 5 वर्ष की कर दी गई थी। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। जो व्यक्ति अन्य किसी देश का है और 10 वर्षों तक भारत में रह रहा है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू कर दिया था। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे, जो भारतीय नागरिकता है उसका अंत कैसे किया जा सकता है। अभी तक तो हमने देखा कि भारत की नागरिकता किस किस तरीके से पा सकते हैं और अब देखेंगे कि भारत में नागरिकता का अंत कैसे कैसे हो सकता है। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, नागरिकता परित्याग करने से। भाई कोई भी अब अपनी नागरिकता जो है स्वयं परित्याग करे तो उसका अंत किया जा सकता है।
किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। अब कोई व्यक्ति है भारत की नागरिकता उसकी जब ख़त्म हो जाएगी कि अगर उसने किसी अदर देश की नागरिकता जो स्वीकार कर ली। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषय के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने के वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में नागरिकता का अंत हो सकता है। राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य के स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में और छात्रवृत्तियां अथवा इस प्रकार की सहायता से राज्य सरकार प्रदान करती है। तो ये थी हमारी जो भारत की नागरिकता थी। अब हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिसे बोलते हैं मौलिक अधिकार, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। तो इसमें सारे अनुच्छेद जो हैं उन्हें अच्छी तरीके से हम एक एक अनुच्छेद को अच्छी तरीके से लिखेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग इसे एक बार पढ़ के आइएगा, क्योंकि अगर हमने मौलिक अधिकार हमने याद कर लिए तो किसी भी पेपर को देख लीजिए, 1 नंबर तो है ही है पक्का, 1 से 2 नंबर भी आपका पक्का इसमें हो जाएगा। अब आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी वीडियो लगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भेज देना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, और इसकी लूसेंट की, मैथ की, सभी की प्लेलिस्ट भी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोस आपको अवेलेबल वहीं पर मिलेंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मौलिक अधिकार। अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ के आइएगा, और याद यहीं पे कराने की जिम्मेदारी मेरी।